हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, अपन आज संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका यूनिक क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अपन आज विशेष जो नंबर सिस्टम जो होता है, इसमें किस तरह की अपन के पास में पद्धतियां होती है, किस प्रकार की संख्याएं होती है, इनके बारे में अपन विशेष विवेचना करें इसकी अपन, और किस प्रकार की संख्याएं कहाँ काम में आती है। विशेष तौर से ये टॉपिक रीट के विद्यार्थियों के लिए और पटवार के विद्यार्थी जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पद्धति जो संख्या पद्धति गुणनखंड पर आधारित और गुणनखंड से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कैसे किस तरह अपन बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करें। सबसे पहले जो संख्या जो होती है, ये जो संख्या, इसका अपन बंटवारा किस तरह करें, किस तरह विभाजन होता है। देखो अलग अलग तरीके से टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको अलग तरीके से पेश करता हूँ चीज को। कैसे, पहली बात अपने पास में ये संख्या जो होती है, दो तरीके से अपन व्यक्त कर सकते हैं। एक होती है आपके पास में वास्तविक संख्या, दो तरह की संख्या हो सकती है आपके पास में। एक तो क्या होती है वास्तविक संख्या, एक होती है आपके पास में काल्पनिक संख्या। क्या होती है काल्पनिक संख्या, ये तो होती है इमेजिंग पॉइंट जिसमें अपन कर रहे हैं। अब देखो अपने पास में यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है। वास्तविक संख्या सारी वास्तविक संख्या होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 आने तक जाएंगे। इधर -1, -2, -3 आगे बढ़ते जाएंगे। अपन इनको अपन क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या ही कहेंगे। क्या कहेंगे इसको अपन, वास्तविक संख्या ही कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब इधर भी आपके पास अनंत होगा, इधर भी क्या होगा आपके पास में अनंत। ध्यान रखना, 0 भी क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। अब बात करता हूं यहाँ पर काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जैसे काल्पनिक संख्या √-3, √26 दे दिया, ये आपके पास में क्या होगी, आपके पास में काल्पनिक संख्याएं होगी। अपन कर सकते हैं कुछ भी, आप एग्जांपल दे सकते हो हमारे साथ। अब यहाँ पर एक बात बताता हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक इसी से शाब्दिक अर्थ और निकलता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या निकलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं समिश्र संख्याएं। क्या कहते हैं इसको, समिश्र संख्याएं भी कहते हैं यहाँ पर, जिसे अपन व्यापक रूप उसका होता है a + आइटा b होता है। आइटा की वैल्यू यहाँ पर होती है √-1। क्या होती है, आइटा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, √-1। तो इसको अपन तोड़ने का तरीका है -√3 का वैल्यू अपन √-1 गुणा √3 कर सकते हैं। तो ये क्या कराएगी, आपके आइटा जहां लग जाता है वो क्या करेगी, वास्तविक संख्या नहीं होती, क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। इसको अपन समिश्र संख्या का रूप अपन बता, जिसके साथ में इसमें क्या होता है, इसमें ये तो आपके पास में रियल पॉइंट है इसका वास्तविक संख्या, और ये जिसके साथ में आइटा है वो क्या है आपके पास में इमेजिन पॉइंट है। आपके पास में क्या है, आपके पास में इमेजिन पॉइंट है, काल्पनिक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाएगा। अब मैं आपको छोटी सी सीख और बता देता हूँ। अब मैं आपको ये वास्तविक संख्या दोनों चीज बता दी। अब मैं आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा बता दूं। वास्तविक संख्याएं भी कितने प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याओं की बात करें, वास्तविक संख्याओं का यदि बंटवारा करें, वास्तविक संख्याएं ये दो प्रकार की हो सकती है। किस प्रकार, पूर्णांक शामिल कर दें इसमें एक, और एक अपन कर दें दशमलव संख्या। कैसी संख्या, दशमलव जिसका रूप होता है वो अपन संख्या शामिल कर दें। जैसे पूर्णांक आप लोगों को वैसे पता है, पूर्णांक की डेफिनेशन में बता सकता हूं। यदि पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 0 से शुरू होती है, वो क्या कहती है, पूर्ण संख्या होती है। इसके अंदर अपन क्या शामिल कर दें, ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल कर दें, तो क्या कहलाएगा, ये पूर्णांक कहलाएगा। ये बात तो यहाँ पर होगी। अब दशमलव संख्या का प्रकार होता है आपके पास में दो, एक होता है शांत संख्याएं और एक होती है अशांत। क्या होती है, शांत और एक अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहते हैं इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब शांत और अशांत की बात बताता हूं आपके पास में कैसी होती है। शांत दशमलव संख्या जो होती है, जैसे आपको कर दूं शांत संख्या डेफिनेशन बता देता हूं पहले आपको। यदि किसी संख्या के अंश में हर का भाग दिया जाए तो शेष पर कुछ चरण के बाद में क्या है, 0 आए। यानी कि किसी परिमेय संख्या के अंश में हर का भाग दिया जाए तो कुछ चरण बाद में क्या होता है,
वो आपके पास में 0 प्राप्त होता है शेष पर, उसे अपन कहते हैं शांत दशमलव संख्या। 0.25, 0.65, ये कौन सी संख्या है आपके पास में? शांत दशमलव। अब अशांत नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है अशांत में? जैसे 0.6666 आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा भी हो सकता है 0.232323, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 5765 324, ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी अशांत संख्याएं। मैं आपको एक चीज यहां पर और बता देता हूं, आपको कभी कभार ऐसा भी पूछ सकता है, जैसे आपको दे दिया 3/80 दे दिया और आपको पूछेंगे शांत संख्या है अशांत संख्या। अब आपको भाग देना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर तो मेरी छोटी संख्या दी, हो सकती है बड़ी संख्या मिल जाए, तब क्या करें? देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ शांत संख्या पहचानने का तरीका। शांत संख्या पहचानने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n का रूप हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी? आपकी शांत संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शांत संख्या कहलाती है। इतनी बात है। अब इसको पहचान कैसे करें? देखो बताता हूं, 3/80 है, 80 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने होते, निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। 80 के अभाज्य गुणनखंड सबको आते होंगे, 40, 2 20, फिर 2 10, फिर 2 कितना आएगा 5, फिर 5 1, इस प्रकार का आया। यानी कि 2 की पावर तो नीचे आ गई 4 और 5 की पावर है, इस रूप में है ये, तो कौन सी संख्या है? शांत संख्या है आपके पास में। कौन सी संख्या है? ये शांत संख्या है। अब अगला ऐसा भी कर सकता है, इसको दशमलव रूप में लिखिए। भाई इस रूप में आ जाता है, दोनों में से एक आ गया तो भी क्या होगा? शांत होगा, क्योंकि 2 की पावर 0 लगाने के बाद भी क्या हो जाएगा आपके पास में? उसकी वैल्यू 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। दोनों में से एक भी आ गया तो भी क्या होगा आपके पास में? शांत संख्या। लेकिन दोनों के अलावा कोई दूसरी संख्या आ गई, जैसे 3 आ गई, 7 आ गई, तो क्या होगी? वो अशांत संख्या होगी। अब यहां पर एक बात और पूछ लेगा, ऐसा करें कि इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, डेसिमल में व्यक्त कीजिए। डेसिमल देखो कैसे व्यक्त करें हम? 3/2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1, इसको भी आपको 5 की पावर 4 बनाना पड़ेगा। तो 5 की पावर 3 से नीचे गुणा कर दिया, 5 की पावर 3 से ऊपर गुणा कर दिया, तो 3 गुणा नीचे ऊपर कितना होगा? 125 हो गया। 5 की पावर 3 125 होता है, और नीचे 5 की पावर 4 4 दोनों बराबर है, तो 4 होता है 1 1 2 3 4 जीरो लगा लो, गुणा करेंगे तो ये आएगा। आप सीधी सी बात है, एक लिख के जितनी घात होती है उतनी जीरो लगा दो, तो इसको गुणा करो, कितना आएगा? 15 7 375 बटा कितना हो गया? 10,000। तो लिखेंगे इसको 0.0375। इसका आपके पास में वास्तविक रूप इसका भाग देने पर ये आएगा आपके पास में। भाग देने की कोई जरूरत नहीं होती इन संख्याओं में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास में मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे आपको कोई ऐसा करे, जैसे मैंने आपको ये संख्या लिखी है, तो इसको अपन ऐसा भी तो लिखते हैं 0.6 बार, ऐसा लिखते हैं। इसको अपन इसकी बावर्ती देखो 0.23 बार, इसके आवर्ती देखो 2 3 2 3 2 3, ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़े, तो इसको लिखने की टेक्निक यही होती है। अब इन संख्याओं को अपन परिमेय संख्या p/q के रूप में कैसे लिखें? देखो, एक संख्या के ऊपर यदि बार होती है तो 6 बटा कितना लगाते हैं? नीचे 9 लगाते हैं। और दो संख्या के ऊपर बार होती है तो कितना लगाते हैं? 99 लगाते हैं। मैं आपको छोटा सा तरीका, बेसिक मेथड बता देता हूं यहाँ पर, क्यों लिखते हैं ऐसा, होता है क्यों ऐसा, बता देता हूं आपको। देखो x बराबर आप मापिए 0.6666 लिख लिया आपने। एक संख्या के ऊपर बार होती है तो आप दोनों पक्षों को कितने से गुणा करोगे? 10 से। तो 10 से गुणा करो, 2 पर होती है तो 100 से गुणा, 3 पर होते तो 1000 से गुणा करो, तो इससे गुणा करेंगे 6.66, ऐसे आएगा। तो अब समीकरण 2 में से एक को घटा दो आप, 10x माइनस x बराबर 6 आएगा। तो 9x बराबर कितना आएगा? 6। x बराबर कितना आएगा? 6/9। आपके पास में यही तो आएगा 6/9। इसी प्रकार आपको एक चीज यहां पर छोटी सी और बता देता हूं, जैसे यहां पर तो वही ऐसी थी, लेकिन आपको ऐसा कर दे
53 यहां पर लगा दिया। अब कैसे लिखोगे इसको? अब लिखने की टेक्निक देखिए, अब सीधा तरीका ट्रिक्स के माध्यम से बता रहा हूं पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखे अपन इसको। देखो 1253 आप लोग लिख लीजिए माइनस, अब इसके ऊपर बार नहीं है तो इसको घटा दीजिए आप। नीचे दो संख्या ऊपर बार है तो 99, और दो संख्या ऊपर नहीं है तो आप 2 जीरो लगा दो, तीन लगा देना आप लोग। अब घटाइए आप, 3 में से 2 गया 1, 4 और 12, ये तो आएगा इसका आपके पास। सीधी सी बात है, आपके पास में कर सकते हो आराम से आप। अब देखो, अब आपके पास में आगे बात करता हूं मैं यहाँ पर परिमेय संख्याओं की। किसकी बात करें? ये तो आपके पास में दशमलव संख्या की बात हुई थी, परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। देखो परिमेय संख्या होती क्या मैं बताता हूँ। देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं इंग्लिश में इसको कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको? रैशनल नंबर। वे संख्याएं देखो, वे संख्याएं जिन्हें है P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तथा Q नॉट इक्वल 0 होना आवश्यक है। ये भी जरूरी है आपके पास में, यानी कि P बटा Q के रूप में लिख तो सकते हैं किसी को, लेकिन Q की जगह क्या नहीं आना चाहिए? कभी भी जीरो। P की जगह जीरो आ सकता है, लेकिन Q की जगह क्या नहीं आना चाहिए? जीरो नहीं आना चाहिए। तो वो संख्या क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय से। और यहाँ पर P और Q क्या है? पूर्णांक भी होने चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। अब बात करता हूं, जैसे मैं आपको कह दूं जीरो एक नंबर है आपके पास, जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जीरो बटा क्या है? एक होता है। क्या होता है? जीरो बटा एक, क्योंकि P बटा Q का रूप ही तो है कि आपके पास है, नहीं है आपके पास में, तो जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या। एक दूसरी 22/7 की बात करता हूं, 22/7 भी एक परिमेय संख्या है आपके पास में। लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं, मैं आपको बताता हूं। फिर सर पाई का मान तो 22/7 होता है, लेकिन पाई हमेशा क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक अपरिमेय। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि पाई का मान बराबर 22/7 में पाई का लगभग मान 22/7 होता है, न कि 22/7 होता है। लगभग मान बराबर होता है इसका, तो लाखों करोड़ों तक इसका मान प्राप्त होता है तुमको, जबकि पाई का मान लगभग क्या है? 22/7। तो पाई क्या है? आपके पास में एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या का मतलब तो सीधा उल्टा है कि P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P बटा Q के ऊपर नहीं लिखा जा सकता। जैसे रूट की संख्या, अपरिमेय संख्या का जिक्र जब भी करें आप लोग, अपरिमेय संख्या √2, √3, √5 होता है। ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे इसका मान 1.4, 114 ये से होता है, इसका 1.72 ऐसे होता है। तो ये संख्या आपके पास में क्या होगी? आपके पास में अपरिमेय संख्या। एक बात छोटी सी, समस्त जो पूर्ण संख्या होती है, समस्त पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 आदि तक जाती है, इसको हमेशा अपन कहते हैं परिमेय संख्या। और प्राकृत संख्या है, वो प्राकृत संख्या जो है वो भी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। अब बात करता हूं पूर्णांक की। क्या करते हैं? पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक में आपको मैं इसे बता चुका हूं, लेकिन फिर भी और बता देता हूं आपको। पूर्णांक के दो पार्ट कर सकते हैं अपन। देखो पूर्णांक आपके पास में एक तो होती है आपके पास में पूर्णांक से संबंधित बात करें अपन जब भी, तो पूर्णांक के संबंधित बात जब भी अपन करते हैं तो दो मान प्राप्त होते हैं, एक तो ऋणात्मक, एक धनात्मक। पूर्णांक दो तरीके से करते हैं, एक तो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक मान होते हैं, एक क्या होता है? इसके धनात्मक मान होते हैं। धनात्मक मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होते हैं, और ऋणात्मक होते हैं -1, -2, -3, -4 इस तरह होते हैं आपके पास। ये पूर्णांक की कहलाते हैं। अब आपके पास में सबसे बड़ी बात है कि पूर्ण संख्या में बता सकता हूं आपको, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। और प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1, 2, 3, 4 इनको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब आपके पास में सम संख्याओं की बात करें, यहीं पर बात करते सम संख्याएं। सामान्य आप लोगों ने पढ़ा है
कि आपके पास में ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए उसे अपन क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। देखो ये सम संख्या है कंप्लीट, पूर्णांक की जितनी संख्या जिनके से वैसे बताता हूं 0 2 4 6 8 10, इधर -2 -4 -6, ये आगे तक बढ़ती जाएगी, इधर भी आगे बढ़ती। ध्यान रखना 0 भी एक क्या है आपके पास में सम संख्या। हाँ जरूर इसमें कुछ अपवाद गणितज्ञों ने अपवाद जरूर बना रखा है, बहस बनी रहती है इस पर, लेकिन 0 भी क्या है आपके पास में सम संख्या निर्धारित कर सकता है। विषम संख्या 1 3 5 7 जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। देखो सम की संख्याओं का व्यापक रूप होती है 2n 2k मान लीजिए, और आपके पास विषम संख्या जो होती है, विषम संख्याएं जो होती है वो आपके पास में 1 2 3 4 5 इस तरह की, तो 2k +1 हो सकती है, +1 -1 भी हो सकती है, +-1 दोनों हो सकती है आपकी। k मान लो या n मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं कहते हैं k क्यों माना, n मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि 2 का गुणक होता है, इसलिए इसको सम संख्या अपन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करता हूं अभाज्य संख्याओं, किसकी बात करें अपन, अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या क्या होती है बता देता हूं आपके पास में। देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में आपको डेफिनेशन बताऊंगा पहले तो इसकी क्या होती है। डेफिनेशन होती है इसकी, वे संख्याएं, कौन सी संख्या, वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं का भाग नहीं जाता हूं। वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। वैसे हिंदी में एक स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, उसे अपन क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे पहली होती है 2 3 5 7 11 13 17 19 23, आगे बढ़ती जाएगी इस तरह की बात क्या है, बढ़ती जाएगी। अब सुनिए मेरे पास में एकमात्र अभाज्य संख्या सम संख्या, आपको कुछ एकमात्र सम संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या, तो एकमात्र सम संख्या अभाज्य कौन सी होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। हमेशा इस बात का एकमात्र सम संख्या होती है अभाज्य सम संख्या 2 होती है। दूसरी बात, एक बात और पूछी जाती है, आपको आते हुए भी आप आंसर नहीं दे पाते, आपको पूछे 3 अभाज्य क्रमांक संख्याएं कौन सी होती है। 3 अभाज्य क्रमांक संख्या, हमेशा ध्यान रखना 3 अभाज्य क्रमांक संख्या 3 5 7 यही होती है, बाकी कहीं नहीं होती। देखो यहाँ पर नहीं होती, डिफरेंस देखो कितना बढ़ता जा रहा है, कल 1 3 5 7 यही होती है, बाकी नहीं होती। अब एक बात यहाँ पर और सोचनीय बिंदु है मेरे लिए, कई लड़के आपस में विद्यार्थी ऐसा भी सोचते हैं कि सर एक जो है वो अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती है। तो मैं आपको बात बताता हूं, एक जो है ये न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। इस डेफिनेशन से यदि ये प्रूफ नहीं होता तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे अभाज्य संख्याओं के कम से कम आपके पास में कितने गुणन होना, 2 गुणन होना जरूरी होता है। अभाज्य संख्या के 2 गुण, अभाज्य संख्या के 2 गुणन होते हैं। क्या होते हैं, 2 गुणन होते हैं हमेशा, ये ध्यान रखो, इसको ध्यान में रखोगे ना आपका प्रश्न हो जाएगा। कोई भी संख्या आप सोच चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। अभाज्य संख्या के 2 गुणन होते हैं हमेशा। देखो जैसे 2 है, 2 का कितना होगा, 1 और 2, 3 है, इसका कितना हो जाएगा, 1 और 3, 5 का 1 और 5 होता है। अब एक की बात करें, एक का तो एक ही होता है ना, तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं है ना आपके पास में, अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्याओं में क्या होता है आपके पास में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अभाज्य
भाज्य संख्याओं में क्या होता है, भाज्य संख्याओं की बात करें। अब एक बार ऐसा भी पूछता, कई बार ऐसे भी होता है 1 से 50 तक के आपके पास में भाज्य संख्या कितनी होती है, तो 1 से 50 तक आपके पास में भाज्य संख्या याद रखना कितनी होती है, 15 होती है। और 100 तक, 50 से 100 तक पूछ लिया तो आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है, और 50 से 100 तक भी पूछे तो आपके पास में कितनी होती है, 10 होती है। तो 1 से लेकर आपके पास में 100 तक अभाज्य कितनी कितनी होगी, 25। कितनी होगी आपके पास में, 25। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 होती है, और आपके 50 से 100 तक होती है 10। तो टोटल कितनी, 1 से 100 कितनी होगी, 25। इतनी बात तो आपकी क्लियर है। अब मैं आपको छोटी सी बात और बता देता हूँ भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या भी आप लोग जानते हो सारे। भाज्य संख्या आप लोग कैसे जानते हैं मैं आपको बताता हूं। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, भाज्य संख्या की पहचान कम से कम, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए उसके। क्या होना चाहिए, 3 गुण होना आवश्यक होना चाहिए। ये ध्यान रखना, बस ये 2 चीजें ध्यान में रखिए। एक तो आपको प्रश्न गलत होने की संभावना ही खत्म होगी। कम से कम 3 गुण, जैसे मैं आपको 4 देता हूं, 4 का देखो, 1 होता है, 2 होता है, 1 खुद होता है, 4, 3 गुण हो गए। जैसे मैं आपको 8 देता हूँ, 1 होता है, 1 आपका तो 2 भी होता है, 1 4 भी होता है, 1 कितना होता है, 8 भी होता है। तो आपके पास में कम से कम 3 होनी चाहिए, इससे ज्यादा तो हो ही सकते हैं आपके पास में। तो क्या कौन सी संख्या कहलाएगी आपके पास में, भाज्य संख्या। अब आपकी बात करते हैं हम सहभाज्य संख्याओं की। कौन सी संख्याओं की बात करते हैं, सहभाज्य संख्या की। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या वे होती है, वे संख्याएं जिनका मत्स्य कितना हो, 1 हो। मत्स्य कितना हो आपके पास में, 1 हो। आपके पास में 1 होना चाहिए मत्स्य, या कोई एक संख्या उभयनिष्ठ, उनके गुणनखंड में, गुणनखंड जो होता है उनकी एक संख्या उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको मैं कहता हूं 5 और 7, तो दोनों उभयनिष्ठ नहीं, तो दोनों अलग अलग है आपके पास में। तो ये कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। कौन सी है, सहभाज्य संख्या। एक अपने याद करते हैं 16 और 25, क्या हो सकती है, 16 और 25। ये भी तो आपके पास में देखो, अब इन दोनों का मत्स्य कितना है, 1 ही है आपके पास में। इसके बाद में बात करें पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याएं, कौन सी संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में आप लोग जानते हो, जैसे 1 4 9 16 25 36 49, इनका वर्गमूल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उसे अपन क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। अब एक संख्या मेरे दिमाग में और आती है, एक संख्या दिमाग में और आती है, तो मैं आपको बताता हूं, याद रखना आप लोग, बहुत ही चीज है। परफेक्ट नंबर। कौन सा, परफेक्ट नंबर। इस सामान्य भाषा में इसको कहते हैं संपूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, संपूर्ण संख्या ये भी कर सकते हैं। ये कौन सी होती है सर, ये तो पढ़ा ही नहीं है पहले। परफेक्ट नंबर क्या होता है, देखो, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आए ना, तो वो संख्या क्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। जैसे मैं आपको कह दूं 6 लिखता हूं, मैं 6 लिखता हूं, इसके गुणन करते हैं अपन। एक तो 1 होता है, एक 2 भी होता है, एक 3 भी होता है, और एक 6 होता है। इसको तो शामिल नहीं किया जाता, रास्ते में अपनी खुद को शामिल नहीं करता। अब देखो 3 2 5 और 1 6, तो कौन सी संख्या है आपके पास में, एक परफेक्ट नंबर है। क्या है आपके पास में, एक परफेक्ट नंबर। जैसे मैं आपको दे दूं 28, 28 का लिखे, एक होता है 1, 2 भी होता है, एक 4 भी होता है, एक कितना होता है 7 भी होता है, एक होता है 28। इस खुद को तो शामिल नहीं करना होता है, बाकी को जो कितना होगा, ये कितने हो गए आपके पास में, ये 14 भी होता है, 14 भी होता है। 14 और 7 कितने हुए, 21, 21 से 4 25, 25 और 3 28, इन सभी का योग कितना है 28। तो इसका मतलब कौन सी संख्या है, ये परफेक्ट नंबर है। अब एक बात ध्यान रखना, हाँ पूछा जा सकता है, एक जो होता है अंक 1 वो परफेक्ट नंबर नहीं होता है। एक जो है परफेक्ट नंबर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। एक कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं होता है। अब सुनिए, इतनी ये तो बात की अपन ने, थोड़ी परिभाषाओं की बात की है, तो इसमें संख्याओं की पहचान की अपन, किस तरह की संख्याएं अपने पास में होती है,
अब मैं बात करता हूं यहां पर स्थानीय प्रत्यक्ष मान, फेस वैल्यू की बात करते हैं। देखो प्रत्यक्ष मान और स्थानीय मान की बात करते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं 5,927 आपको कह दिया जाए, इसमें आपके पास में ऐसा पूछने में नो का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान आपको पूछे। देखो स्थानीय मान ऐसा नहीं निकाला जाता है। आप लोग क्या करते हो, स्थानीय मान पूछने का मतलब क्यों है, क्यों पूछा जाता है, इस संख्या का वास्तविक रूप कैसा है, इसलिए आपको पूछा जाता है। मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। देखो आपके पास में 7 है, वो एक इकाई एक का गुणक होता है, प्लस 2 है किसका गुणक है 10 का, प्लस 9 है आपके पास में किसका गुणक है 100 का, प्लस आपके पास 5 किसका गुणक है, ये 1000 का गुणक है, 1000 का गुणक। अब किसी भी संख्या का आपको स्थानीय मान बता सकते हो। 9 का स्थानीय मान 900, 2 का स्थानीय मान 20 हो गया, इसका 7 हो गया, इसका कितना हो गया 5। इस तरह बना लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आती, बता सकते हो। हाँ ये भी पूछते हैं, जैसे 9 का स्थानीय मान पूछा मैंने 900 बता दिया आपको, ये तो इसका स्थानीय मान हुआ, इसका प्रत्यक्ष मान कितना होता है, प्रत्यक्ष मान या निश्चित मान होता है 9 का तो नहीं होता है, 9 का तो नहीं होता। ये अंकीय मान भी करते हैं, इसको अंकीय मान भी करते हैं, तो इनका अंतर बता सकते हो। 900 माइनस आपके पास में 9 तो 891 बता सकते हो। ये चीज आपको नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या वो बता देता हूं मैं आपको। जैसे आपको यहां पर संख्या देगी 3.3 4 5.687 ये दे दिया आपको, और इसमें आपको स्थानीय मान पूछे। पहले मैं इसका रूप बताऊंगा आपको, रूप बताना बहुत ही जरूरी है। इसका रूप बताना कैसे जरूरी है, देखो इसको लिखा जाता है 5 को लिखा 5 गुणा 1 प्लस 4 को लिखा जाएगा 4 गुणा 10, इसको लिखा जाएगा 3 गुणा 100, ऐसे लिखेंगे अपन, प्लस इसको लिखेंगे 6/10 प्लस 8/100 प्लस 7 क्या लिखेंगे 1000 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये इकाई 10 का गुणक होता है, ये 100 का, फिर कितने का हो जाएगा 1000 का। अब आपको पूछे 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान पूछे तो कितना होगा आपके पास में 8/100 होगा, क्या होगा 8/100 होगा। 7 का पूछे तो 7/1000 होगा, 6 का पूछे तो 6/10 हो जाएगा, ऐसा 4 का पूछे तो कितना होगा 40, 3 का पूछे तो कितना होगा 1000, 3000 सॉरी ये 2 0 ये 300 हो जाएगा, और 5 का तो 5 हो जाएगा, बता सकते हो आराम से आप लोग। अब मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलता हूं, अपनी एक बात महत्वपूर्ण है, अपन बात ही यदि गुणनखंड की करें, क्योंकि संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति में गुणनखंड की बात नहीं करें तो अच्छा नहीं रहेगा। जैसे किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, कोई भी संख्या आपके पास है उसके गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें, देखो संख्या की गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करूंगा, कैसे ज्ञात करें कि संख्या के गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें। जैसे मैं आपको कह दूं 200 है, ये 200 ले लो और आपको पूछो इसकी गुणनखंड करो कितनी संख्या होगी, तो गुणनखंड करेंगे आपके पास में संख्या आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी, एक तो एक ही होती है, एक 2 होती है, एक 4 होती है, 5 होती है, एक 8 भी होती है, एक और कितनी होती है 8 के बाद कितने लेंगे आपके पास 10 भी होता है, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 जो 250 भी होता है, 50 होता है, 100 होता है आपके पास में, एक कितना हो जाएगा 200, इस तरह होंगे आपके पास में। और तो कोई होंगे, एक आपके पास में एक और हो सकता है यहाँ पर 40 का भाग कितना जाता है, ये होंगे आपके पास। तो आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी संख्या आ रही है आपके पास 12, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 12। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप लोग इस तरह गुणनखंड करोगे कितना समय लगेगा, हो सकता है अगला संख्या बड़ी दे दे, तब आपके पास में क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी श्योर है। तो मैं आपको इसका आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग।
इसके गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? देखो, इस 200 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 100, फिर 2 का भाग दिया 50, फिर 2 का दिया आपके पास 25, फिर 5 का, फिर 5 का 1, ऐसा ही आएगा आपके पास में। यानी कि 2 की पावर कितनी आई? 3, और 5 की पावर कितनी आई? 2। बस इतना काम कर लिया आपने। अब मैं बताता हूँ संख्या, गुणनखंडों की संख्या पर निकाले। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या निकाले। देखो इसकी पावर कितनी है? 3, तो 1 बढ़ा दीजिए, 3 प्लस 1 गुणा, इसमें 1 बढ़ाइए, 2 प्लस 1 कितनी? 4 गुणा 3 कितनी आ गई आपके पास में? 12। कितनी आ गई आपके पास में? 12। तो गुणनखंडों की संख्या बाहर आई नहीं आई? बता सकते हो आराम से आप लोग। कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं आती आपके, कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकती। अब आपको ऐसा भी तो पूछ सकता है, जैसे मैं आपको कह दूं 2160, 2160 आपको पूछने पर संख्या लंबी दे दी, जैसे 2160, 160, इसके गुणनखंडों की संख्या बताओ। इसके गुणनखंडों की संख्या मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, बिल्कुल देखो। आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए इसके। 2 का भाग दो 1080, फिर 2 का भाग दो 540, फिर 2 का 2 0, फिर 2 का 2 135, फिर आपके पास में चला जाएगा 3 का 4 और ये 5, फिर ये कितना? 3 का 15, फिर 3 का 5, 1, ये आएगा आपके पास। इस तरह आएंगे अभाज्य गुणनखंड आपके पास में, इस तरह आएंगे आपके पास में। देखो अब इसका मतलब ये तो हुआ 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी? 4, 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3, और 5 की पावर कितनी है? 1। अब आपको पूछे गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो गुणनखंडों की संख्या बता सकते हो आप। घात कितनी है इसकी? 4, 4 प्लस 1 गुणा, इसकी कितनी है? 3, 3 प्लस 1, इसकी कितनी है? 1, तो 1 प्लस 1, तो 5 गुणा 4 गुणा 2, 5 को 20, 20 गुना 40, आपके पास में कितना आएगा? 40। 40 आपके पास में क्या होगी? गुणनखंडों की संख्या होगी। अब मेरे को यह बताओ, आपको एक बात और पूछूंगी, यहीं पर पूछ लेता हूं आपको, यहां पर पूछनी है समगुणनखंडों की संख्या। समगुणनखंडों की संख्या ये बताओ आप। अब समगुणनखंड होते हैं तो इसका मतलब वो संख्या 2 का गुणक होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, देखो इसी की बात करते हैं, यहीं से ले लेता हूँ। इसमें से 2 तो बाहर ले गए, 2 तो बाहर ले लिया अपन ने। अंदर क्या रह गया? 2 की पावर 3, ये अपना है जैसा का जैसा रह गया। 2 को बाहर, 2 का गुणक होगा तभी वो सम संख्या होगी। अब संख्या कितनी है? यहाँ 3 है तो 3 प्लस 1, यहाँ 3 है तो 3 प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? 4 गुणा 4 गुणा 2, 16, और कितना हो गई ये? 32। कितने हो गए आपके पास में? 32 हो गए। अब आपको यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकता है अगला, विषम गुणनखंड भी पूछ सकता है। ऐसा भी तो पूछ लेगा, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे अगला अपन को। क्या पूछे अपन को? विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम पूछे तो आपका सीधा सा अर्थ है कि 2160 जो है वो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दो, बाकी यही बचे। यानी कि 3 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1, कितना होगा? 3 दूनी 4, और ये गुणा 2, कितना हो गया आपके पास में? 8। विषम गुणनखंड कितना हो गया आपके पास में? 8 हुए। बता सकते हो आराम से आप। अब देखो आगे, आगे चलते, बहुत अच्छी चीजें ये आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इन चीजों को सीखना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको ऐसा कह दूं, जैसे 2160 के कितने ऐसे कितने गुणनखंड है, ऐसे कितने गुणनखंड है, ऐसे कितने गुणनखंड है जो 18 की गुणक हो। कितने गुणनखंड? तो 18 के क्या होनी चाहिए? गुणक होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ पहले। देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, 2160 जो होता है ये 2 की पावर 4 होता है,
3 की पावर 3 होता है, 5 की पावर 1, यही तो बताया था मैंने आपको अभी। अब मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। छोटी सी बात में आपके पास में यहाँ पर ये होगा, जैसे आपके पास में इस 18 के आप टुकड़े कर सकते हो। 18 के टुकड़े देखो कैसे, 9 दूनी 18 होता है, तो 2 की पावर 1 हो गया, 3 की पावर कितना हो गया 2, ये होता है आपके पास, ये तो होता है। देखो इसमें से बाहर निकालिए आप, निकालता हूँ, देखो एक तो 2 बाहर निकालना पड़ेगा और एक 3 की पावर 2 बाहर निकालिए, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी रहेगी 3, और 3 रह गया गुणा 5 की पावर 1 रह गया, ये रहेगा अंदर इसके। अब देखो, अब गुणनखंडों की संख्या कितने गुणनखंड है बताता हूँ। यहाँ पर 3 है, 3 प्लस 1, यहाँ पे कितना है 1 प्लस 1, यहाँ पर 1 प्लस 1, तो 4 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा आपके पास में 16 आएगा। कितना आएगा आपके पास में 16, यानी कि आपके पास था कि कितने गुणक है वो आपके पास में 16, बता सकते हो आराम से। आगे चलते हैं, आपके विषम गुणनखंड ये सारे बता चुके हो आप लोग। अब मैं आपको गुणनखंडों का योग निकालना सिखा देता हूँ। क्या निकालना सिखाता हूँ आपको? गुणनखंडों का योग निकालना सिखाता हूँ। गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है, देखो ध्यान से सुनो। गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, योग के प्राप्त किया जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे आपको मैं दे दी नंबर सिस्टम, संख्या दे दी आपको मैंने, नंबर दिया आपको मैंने 72 दे दिया। क्या दे दिया आपको? 72 दे दिया। और 72 के आपको क्या निकालना पड़ेगा? गुणनखंड तो निकालना आपको आता है, लेकिन उसका योग कितना होगा, योग कितना होगा, मैं आपको योग निकालना डायरेक्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको कैसे निकालते हैं योग, कैसे निकालते हैं 72 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। पहले 36, 2 का भाग 18, फिर 2 का दिया 9, फिर 3 का देंगे अपन 3, फिर 3 का 1, ये आएगा। यानी कि कहने का मतलब 2 की पावर तो 3 आएगी, 3 की पावर कितनी आएगी 2 आएगी, ऐसे आएगा आपके पास में। ये गुणनखंड का रूप है इसका। अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना योग कैसे प्राप्त किया जाए। इस 2 की पावर 3 को, 2 की पावर को 3 को मैं लिखूंगा कैसे, ध्यान से सुना। 2 की पावर 3 को लिखना कैसे, आपको योग निकालना है तो उसका 72 का योग कैसे निकालते, गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। देखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इसलिए आपको 0 से 3 तक लिखना है, गुणा इसमें 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ऐसे लिखेंगे अपन इसको। अब देखो इन सभी को हल कर लीजिए। 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, 2 की पावर 2 का 2, 2 की पावर 2 का 4, 2 की पावर 3 का 8, ये होता है आपके पास में, गुणा 3 की पावर 1 का 1, ये 3 की पावर 3 और ये 9, ये होता है आपके पास में। अब सुनिए आप लोग, अब आप लोग क्या करोगे, इन सभी का सम करोगे। क्या करोगे? इसका सम करोगे। देखो 8 4 12 3 15 गुणा ये कितना 12 1 13, तो कितना आएगा 15 3 45, 4 9 4 19 195, ये आएगा आपके पास। आएगा नहीं आएगा? आसानी से। आज नहीं तो आप क्या करोगे, बेहतर कि आप अब आज गुणनखंड करोगे तो फिर उनको आप लिखोगे, फिर उनको सबका योग कैसे कर पाओगे, नहीं होगा ना सबका। भाई मैं आपको जैसे तरीका बताता हूँ, जैसे आपने कह दिया सर आप 72 के टुकड़े ये तो होते हैं, एक का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का जाता है, और 4 का आपके पास में जाता है, 6 का भी जाता है, 12 खंड 72, और 12 के बाद में आपका जाता है 18, 9 का 9 इंटू 72 9 का भी जाता है, 12 जाता है, फिर 1872 भी जाता है, 24 72 जाता है, फिर आपके पास में चला जाएगा 72, और 72 के बाद में आपके पास में 36 भी जाता है, 36 गुना 72 भी होता है 36, और ये आपके पास में 72, इस तरह आपके पास में सारे गुणनखंड होते हैं। इन सभी का योग करें तो ये अपन को मिलता है 195, तो इनको कितना आपके पास में ये बड़ा हो गया, तो इन सभी का योग करेंगे तो 195 आएगा। फिर तो आपको इससे बचने के लिए, आपको समय की बचत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का स्टेप उठाने पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अब आपको इसी के आपको पूछने समगुणनखंड, गुणनखंडों का योग पूछे आपने, क्या पूछे, समगुणनखंड का योग पूछे, तो आप ऐसे तो लिखोगे, ऐसा ही तो है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, देखो ऐसे लिखा आपने, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ऐसे लिखा है। और यहाँ पे लिखा आपने 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। हमेशा ध्यान रखना, समगुणनखंडों का योग जब भी निकालना है
सम गुणनखंडों का जब भी योग आपको निकालना होता है, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, ये पावर हमेशा जीरो नहीं ली जाती है। हमेशा सबसे छोटी पावर कौन सी लेंगे अपन? एक लेंगे। सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो हमेशा इस जीरो को नहीं लिया जाएगा। किसको लिया जाएगा? इसको। अब क्या बचा आपके? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 बचा आपके पास। और यहाँ पर बचा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। दो में लेना, दो में नहीं लेना, बाकी इसमें तो ले सकते हो। इसका मान हुआ 2 प्लस 4 प्लस 8, ये हो गया। इसका हो गया 1 प्लस 3 प्लस 9, तो कितना आ जाए? 12 2 14 गुणा 9 3 12 1 13। ये हुआ आपके पास में, ऐसा ही हुआ आपके पास में, तो कितना आएगा? 42 14 42 182। कितना आएगा आपके पास में? 182। इसका सम गुणनखंडों का योग कितना आएगा? 182। अब आपको ऐसा पूछ ले, मान लीजिए मैं आपको ऐसा पूछ लूं कि 216 एक प्रश्न और करते हैं अपन, देखिए जिससे 216 के आपको गुणनखंडों का योग भी निकालना है, सबका निकालना है। मैं पहले अभाज्य गुण भी निकाल लेता हूँ इसका, देखो ध्यान से सुनना। एक प्रश्न और देखो, 108 5 4 2 का 27 3 का 9 3 3 5, ऐसा ही आएगा आपके प्रश्न। तो अपने इसको लिखते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, ऐसा लिखेंगे। 2 की पावर 3 गुणा 3, ऐसा लिखेंगे अपन लोग। अब देखो, अब सुनिए आपके पास में यहाँ पर इस 216 ले रहे हैं, यहाँ 216 तक एक आया नहीं। चलो एक और देखते हैं, 60 कराते हैं। यहाँ पर 60 करेंगे तो 60 करके देखते हैं तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके देखता हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि छोटा प्रश्न तो अपन ने कर लिया। 1 0 8 0, ये 2 से 5 4 0, फिर अपन 2 से 2 4, और ये हो गया 7 0, फिर 2 से डिवाइड करिए 1 3 5, फिर 3 से डिवाइड करते हैं अपन तो 4 5, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5 ऐसे हो गया। अब ठीक है, ये तो परसेंट बड़ा हो जाएगा। 2 की पावर आपके पास में 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। मैं आपको पूछूं गुणनखंडों का योग पूछूं, सीधा बता सकते हो मेरे को? कैसे बताओगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, लिख लिया। फिर आगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, फिर आगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ऐसे लिखोगे। देखो हल करते हैं इसको, कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 की पावर 3 कितने? 8, ये कितना हो गया? 16। इसको हल करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, ये कितना हो गया? 1 प्लस 5, ऐसे आएगा आपके पास में, ऐसा है आपके पास में। अब देखो इन सभी को योग करेंगे, कितना आएगा? 16 और 4 20, 28, 28 और 2 30 गुणा, ये कितना होगा आपके पास में? 27 और 30 2 40, कितना आया आपके पास में? 40। ये कितना आया आपके पास में? 40। ये 30 आया था आपके पास में, 40। ये कितना आया? 6, 4 3 12, 1200 गुणा 6, 5 का 72, कितना आएगा? 7200। कितना आएगा इसका? 7200 आ गया। मैं आपको सम का भी बता चुका हूं, लेकिन मैं विषम का निकालता हूं। विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग अपन जब भी ज्ञात करते हैं तो कैसे विषम संख्याओं का योग निकालते हैं, तो इसको छोड़ दो आप, बाकी ये लिख लो आप। जैसे ये लिखोगे तो 3 की पावर 0, क्योंकि विषम संख्या सम संख्या होनी नहीं चाहिए, गुणक में नहीं होनी चाहिए। 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, और ये 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, क्योंकि विषम संख्याओं का ध्यान रखना, हमेशा 2 नहीं लिया जाएगा, ये बाकी संख्या ले लो। तो ये कितने होंगे आपके? इन सभी का योग कितना होगा? 40। इसका कितना हुआ था आपके? 6, 240। कितना आएगा योग? कितना आएगा इसका? 240। अब अपने पास में यहाँ पर एक बात सोचने बिंदु है। देखो मैं आपको अच्छी सी चीजें और बताऊंगा, अभी बहुत सारी चीजें मेरे पास में। देखो कैसे, क्योंकि आपको कंसेप्ट ये आनी चाहिए चीजें सारी, क्योंकि ये चीजें नहीं आती तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग,
युग्मक्रमों का योग अपन को चाहिए। कोई भी संख्या है उसके युग्मक्रम का योग मेरे को चाहिए। और योग कैसे निकालते हैं? जैसे मैं आपको कह दूं 24 है, क्या है आपके पास में 24 है। अब 24 के आपको किस तरह अपन को निकालना होता है वो देख लीजिए। आप देखिए कि 24 का अपन को निकालना होता है, कैसे निकालेंगे। देखो 24 के गुणगण होते क्या, पहले ये बताओ आप। 24 के गुणगण सामान्य तो होते हैं 1 2 3 6 8 और 24 ये होते हैं आपके पास में। एक 12 भी होता है, 12 2 24 होता है। और तो नहीं है कोई, और तो नहीं है, और तो नहीं होगा। अब होगा देख लो, एक अपने पास में 4 भी होता है, 3 और 4 भी होता है। अब सुनिए, अब आपको इसको ऐसा पूछा है कि व्युत्क्रम का योग चाहिए। व्युत्क्रम का योग तो आप क्या करोगे, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 ऐसे लिखोगे आप लोग। और ऐसे लिखोगे फिर इसका योग करोगे, लघुत्तम कितना आएगा 24 आएगा। फिर यहाँ पर 24 आ गया, फिर यहाँ पर 12 आ गया, फिर 8 आ गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। इन सभी का योग करोगे, इन सभी का योग करेंगे कितना आएगा आपके पास में 60 और ये 24 ये आ गया आपके पास में। अब आप लोग इतनी मेहनत करोगे तो मान लो ये छोटी संख्या दी है मैंने आपको, और छोटी संख्या आपको दी है तो आप लोगों ने इसको निकाल लिया। आप सोच रहे होंगे ऐसा करने तो बेटर है ना, ऐसा करते ही आप लोगों की समस्या सामने आने वाली है। और सामने आएगी कैसे मैं आपको बताऊं। व्युत्क्रम का योग निकालने का तरीका बताता हूँ। इसके अभाज्य गुण निकालो, मैं निकालना सिखाता हूँ आपको। 24 के अभाज्य गुण निकालना, 12 ये कितना आएगा आपके पास में 6, निकाल के देख लिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी इसका वजन 2 की पावर 3 गुणा 1 ये आएगा आपके पास, ऐसे आएगा। अब देखो इसको लिखने का तरीका, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, फिर लिखो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, लिख लिया आपने। अब देखो ये कितना हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये कितना हुआ 1 प्लस 3, 12 12 और 3 15, 15 गुणा 4 कितना हुआ 60, ये आया आपके पास आ गया। अब देखो व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग निकालने का सीधा फॉर्मेट यूज कर सकते हो आप। कैसे करोगे, योग बटा गुणनखंडों का योग बटा संख्या, क्या लिखोगे नीचे संख्या लिखोगे तो कितना होगा 60 बटे कितना होगा आपके पास में 60 बटे कितना होगा 24, 60 बटे कितना होगा आपके पास में 24, नीचे संख्या 24 आप आ गया ना आपके पास में, सीधा निकाल सकते हो आप लोग, निकाल नहीं सकते क्या बोलो, आसान है। अब सुनिए मेरे बात, इतनी होगी आपके पास। अब मैं एक चीज छोटी सी और बता देता हूँ आपको, जैसे ये व्युत्क्रम का योग इस तरह निकालिए बेटर रहेगा। अब मैं आपको पूछता हूँ किसी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करना, पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करना। किसी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करें। जैसे आपको कहते हैं 16 है, 16 का एक तो एक हो जाएगा, एक कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 ही होगा, एक तो गुणन लिख लेते हैं 2 4 8 16 ये होते हैं। अब पूर्ण वर्ग एक तो हो गया एक हो गया 4 1 16 है, 3 गया आपके पास 3 है। और सुनो मेरी बात, इस प्रसार इस ऐसे गिनोगे तो कितनी बार गिनते, छोटी संख्या लिखी तो आपको क्या पता, मैं बड़ी संख्या लिख दूं तो कैसे पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात करें। तुम देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। 16 है, 16 को 2 की पावर कितनी लिखते हैं हम 4 लिखते हैं, है ना। अब गुणनखंड की संख्या निकालना बताता हूँ मैं आपको सीधा तरीका, घात बट्टा 2 प्लस 1, घात बटा 2 प्लस 1, घात कितनी है 4, कितनी है 4, नीचे 2 का भाग दे दो प्लस 1, 2 दूनी 4, 2 प्लस 1 कितना है आपके पास में 3, कितनी है आपके 1 2 3 ही थे आपके पास, 3 ही थे ना, आप निकाल सकते हो आराम से। जैसे मैं आपको पूछूं ये तो छोटी संख्या थी 90 देते हैं आपके पास, अब 90 को कैसे निकालोगे आप,
90 में दिक्कत आ सकती है आपके, कैसे आएगी देखो मैं बताता हूँ। इस प्रश्न को विशेष ध्यान से देख लेना, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके पास। 90 के मैं पहले आपको गुणनखंड बताता हूँ। अब गुणनखंड आप लोग मानते हैं कितना होगा, 2 का 45, फिर 3 का 15, फिर 3 का 5, 5 1 ऐसे आएगा। यानी कि 2 की पावर तो 1 आई, 3 की पावर कितनी आएगी 2 आ गई, 5 की पावर कितनी आ गई 1। ऐसा ही आया आपके पास में। और ऐसा आया तो आप लोग करोगे क्या, क्या करना आपको चाहिए। देखो मैंने आपको कहा था कि घात में आपको भाग देना है 2 का, प्लस 1 हो गया। फिर इसमें आपको देना है 2/2 प्लस 1, इसकी घात यही थी आपके पास में, इसकी घात है 1, 1/2 प्लस 1, ऐसा ही आपके पास में। देखो इसका भाग देंगे अपन 0, कितना देंगे अपन 0.5 आएगा, 0.5 प्लस 1 आएगा। इसमें भाग देंगे 1 प्लस 1 आएगा, यह आएगा 0.5 प्लस 1। हमेशा जब भी पॉइंट में भाग जाता है तो इस पॉइंट के बाद वाली संख्या शामिल नहीं की जाती है, पॉइंट के बाद वाली संख्या शामिल नहीं की जाती, तो ये 0 रहेगा। 0 प्लस 1 कितना हुआ 1, इसमें कितना हुआ 2, इसमें कितना हुआ 0 प्लस 1 कितना आएगा 1, कितना आएगा 2 एकम 2, कितने होंगे गुणनखंड इसके 45 में पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी होगी आपके पास में 2 होगी। क्या होगी आपके पास में 2 होगी। अब बात करते हैं अपन आगे, थोड़ी सी बातें और कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि टॉपिक अभी काफी लंबा है, पार्ट फर्स्ट ही करवा रहा हूँ तो काफी भी टाइम बहुत लगेगा इस टॉपिक में। अब मैं आपको ऐसा पूछ लूं कि अभाज्य, जैसे आपके क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन करवा देता हूँ एक दो क्वेश्चन ऐसे। देखो जैसे ऐसे कहते हैं 14 की पावर 15 गुणा 13 की पावर 18 गुणा आपको दे दिया 5 की पावर 8, 5 की पावर 8, 5 की पावर 8 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका भी सीधा तरीका निकाल दीजिए। देखो ये 2 गुना 7 होगा, 7 में 14 ये, तो इसके भी 15 लगा दो, इसके भी 15 लगा दो, ये 13 गुना 18, 13 की पावर 18, ये 5 की पावर 8, ऐसा ही होगा। अब देखो ये ऊपर वाली जो संख्या है इनको सबको जोड़ दो, 15 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 8, यही तो होगा आपके पास। और सभी को जोड़ोगे कितना आएगा आपके पास में 56 आएगा। कितना आएगा आपके पास में, यहाँ बाह्य गुणनखंड कितने होंगे इसके आपके पास में 56 हो गए। ये बात भी है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, जैसे मैं आपको कह दूं 517 की घात आपको दे दी जाए 26 गुणा 313 की पावर आपको दे दी जाए 17 गुणा 402 की पावर, 402 की पावर दे दी मैंने 58, ये दे दिया आपको। और आपको पूछे में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक निकालें। इकाई अंक कैसे निकालें, देखो इसको 517 को 26 बार लिख के गुणा करें, 313 को 17 बार लिख के गुणा, 402 को 58 बार लिख के गुणा करके अपने जीवन में तो ये कर नहीं पाएंगे गुणा, पर होता भी नहीं है, हो भी कर भी नहीं सकते, होता तो होगा लेकिन अपन नहीं कर पाएंगे इसको। इसकी कैलकुलेशन करोगे पूरे पेपर 3 घंटे में गुणा ही होगा, 3 घंटे में गुणा करने पर भी आपका प्रश्न सही नहीं होगा। इकाई अंक बताना, इकाई अंक बताया कैसे जाता है, देखो ध्यान से सुनो। इसकी घात कितनी है 517 की घात कितनी है 26, 26 में आप जो भाग 4 का भाग देना तो शेष पर कितना बचेगा आपके पास में 6 चौक 24, शेष पर बचेगा 2, बच गया 313 की पावर यहाँ पर 17 दिया, 17 में भाग दो 4 का, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर 402 है, 402 में भाग दो आप 58, यानी कि 58 में भाग देंगे कितना आएगा 4 एकम 4, पीछे आपके पास में 4 चौक 16, 2, शेष कितना बचेगा आपके पास में यहाँ पर 2 बचेगा। इससे भी शेष पर कितना बचेगा आपके पास में 2, शेष तो 2 बच गया। अब सुनो मेरी बात, इसका इकाई अंक कितना है 7, 7, शेष कितना बचा 2, बस इसका इकाई अंक 2, शेष कितना बचा 2, निकालो 49, 3 और कितना बचा 4, इनको गुणा करो कितना आएगा 4 3 12, 12 में 108, 108 हुआ आपके पास में, गुणा करेंगे तो इकाई अंक आपके पास में क्या होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा आपके पास में 8 होगा।
कितना होगा आपके पास इकाई अंक 8 होगा। अब एक प्रश्न और बता देता हूँ, अच्छा प्रश्न बताऊंगा, सारे प्रश्न अच्छे अच्छे करवा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे मैं आपको कह दूं 19 की पावर 35 में 18 का भाग दे तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा। अब 19 के पावर 35 में 18 का भाग दे, शेष निकालना इतना आसान काम नहीं है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो 19 की पावर 35 है, कोई दिक्कत नहीं, 19 की पावर 1 में भाग दो पहले 18 का, 19 एकम 18 एकम 18, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा आपके पास में, 1 बचेगा। दूसरा 19 की पावर 2 है, भाग 18, यानी कि 19 की पावर 2 होती है 361, 361 में 18 का भाग हो तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। इस तरह आप 19 की पावर 35 तक जाओगे तो आपके पास में शेष क्या बचेगा, 1 ही। तो आप किसी में भाग देते जाओ, आपके पास में शेष पर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, अब मैं दो अंकों की संख्या का जिक्र कर देता हूँ। बस देखो कैसे आपको दो अंकों की संख्या पर भी प्रश्न पूछा जाता है, वो भी बात कर लेते हैं उसी की यहीं पर। देखो आपके पास में दो अंकों की संख्या, दो अंकों की जो संख्या होती है, दो अंकों की संख्या मान लेता हूं, दो अंकों की संख्या में इकाई अंक मानता हूं मैं x मानता हूं और ढाई अंक मान लेता हूं मैं y मानता हूं। ढाई अंक क्या माने तब, तो आपके पास में दो अंकों की संख्या क्या होगी, वो दो अंकों की 10y प्लस x होगी। क्या होगी, 10y प्लस x होगी। जब भी इकाई अंक x दे दे, ढाई अंक y दे दे, दो अंकों की संख्या क्या होगी, 10y प्लस x। अब अगला मेरे को ऐसा कर दे कि इसका स्थान परिवर्तन कर दे, अंकों का स्थान, अंकों का स्थान परिवर्तन कर दे, तो स्थान परिवर्तन करेंगे क्या होगा, 10x प्लस वाई होगा, 10x प्लस वाई होगा। तो आपको पूछे कि x और y का अंतर कितना होगा, x और y का अंतर कितना, अंकों का अंतर कितना होगा, तो मैं बताता हूं आपको। 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स बराबर कितना है, अंतर ही है कि अंतर। तो देखो 10x में से x किया कितना बचेगा, लिख देता हूं, चला एक स्टेप और लिखते हैं, माइनस 10y माइनस के एक्स बराबर कितना है, अंतर। तो कितना 10x में से 9x बच गया, ये 9y बराबर कितना हुआ, अंतर। तो 9 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, अंतर बटा कितना आएगा, अंतर। x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, अंतर बटा 9 आएगा। तो आपको ऐसा कहें, ये समझ में आनी चाहिए बात आपकी। अब आपको मैं एक बात बताऊं, सीधा सीधा सटीक याद रखना आपको कैसे। आपको मैं ऐसा प्रश्न बोल के सुनाऊं, यदि दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर, अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर बनी संख्या के अंकों, संख्या का अंतर आपके पास में कितना है, आपको दे दिया जाए 54 दे दिया। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे दिया आपको, एक तो ये संख्या और स्थान परिवर्तन करने के बाद में ये संख्या, इन दोनों का अंतर कितना दे दिया, अगले ने 54 दे दिया। आपको ऐसे पूछे इकाई व ढाई अंकों का अंतर कितना होगा, तो इकाई व ढाई अंकों का अंतर निकल लो का भाग करो हमेशा कितना आएगा, 54, यानी कि x माइनस वाई का मान कितना आएगा आपके पास में 6 आएगा। कितना आएगा, 6। अब आपको यहाँ पर क्या पूछ ले, योग के बारे में पूछ ले। अब योग के बारे में जब भी पूछेगा तो आप लोगों को करना क्या है, चीज तो वही है, योग करें तो यहाँ पर प्लस कर दो, क्या दिक्कत है, प्लस हो जाएगा। प्लस होगा तो आपके पास में यहाँ पर क्या आएगा, प्लस होगा तो यहाँ पर आपके पास यहाँ से चेंज होगा ये क्वेश्चन। अब देखो योग यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में योग, यहाँ पर भी क्या आएगा, योग आएगा। यानी कि 11x प्लस 11y बराबर योग हो गया आपके पास में। 11 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई बराबर कितना है, योग। तो x प्लस वाई का मान कितना आएगा, योग बटा 11। अब प्रश्न क्या था, योग पूछे तो योग में आपको क्या भाग दे दो। देखो एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परिवर्तन करने के बाद में उन दोनों संख्याओं का अंतर आए, योग आपके पास में है 66। कितना है, 66। इस संख्या का इस संख्या का योग कितना है, 66। अब आपको ये पूछे कि इकाई व ढाई का योग बताओ, तो इकाई व ढाई का योग पूछे तो सीधा जवाब 11 का भाग करो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा।
तो आप लोग सीख गए होंगे ये बात। एक प्रश्न मेरा और छोटा सा प्रश्न है, बता देता हूँ आप लोगों को, वो भी प्रश्न अपन कर ही ले। देखो कैसे, दो संख्याओं का योगफल दे दिया आपको, जैसे आपको कर दिया जाए दो संख्याओं का योग तो दे दिया जाए आपको 8, दो संख्याओं का योग कितना दे दिया आपको 8, और उनका गुणनफल दे दिया जाए, या दो संख्याओं का योग कितना दे दिया आपको 8, तथा उनका योग दे दिया जाए आपको, मान लीजिए 15 दे दिया, और आपको पूछे उनकी व्युत्क्रमों का योग पूछे, ये पूछे आपको, व्युत्क्रम का योग पूछे तो कैसे? मान लीजिए वो दो संख्याएं क्या थी, एक तो ए थी, एक क्या थी, बी थी, दो संख्या ये थी, इनका व्युत्क्रम का योग 1/a प्लस 1/b, व्युत्क्रम ऐसे होता है, लघुत्तम दो ए बी, तो b प्लस a। ये नहीं कि अगले ने कहा था कि योग कितना है 8, गुणा कितना है 15, तो आपको याद करने की, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा ध्यान रखना व्युत्क्रम का योग 8 बटे योग बटा a, योग बटा, यहाँ पर योग नहीं है, ये आपके पास उनका क्या है, गुणन है। क्या है? गुणन है। क्या है? दोनों का गुणन। उनका योग दे दिया, गुणन दे दिया आपको, तो 8/15 निकाल, योग बटा गुणन आपके पास में क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमों का योग होगा। तो संख्या पद्धति का पहला पार्ट फर्स्ट है, ये कंप्लीट है। इसके बाद पार्ट 2 में अपन बहुत सारी अभी भाजकता के नियम है उनकी भी बात करेंगे। इतना चीज आपके पास में एग्जाम में लायक बनता है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।